जैसे कि हम लोगों को पता है वर्ब एक वाक्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना वाक्य नहीं बनता है। वर्ब के बिना वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, एक वाक्य बनाने के लिए कौन से वर्ब की जरूरत होता है? उस दिन डिस्कस किए थे। वर्ब कौन सा? दो तरह का टाइप, एक फाइनाइट एक नॉन फाइनाइट। तो सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा वर्ब चाहिए? फाइनाइट वर्ब चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के कारण अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, फाइनाइट हुआ। नॉन फाइनाइट उस वर्ब को कहते हैं जो वर्ब अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन चेंज होने के कारण। जिस वर्ब का सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं हो वो नॉन फाइनाइट है, और जो वर्ब लिमिटेड है, सब्जेक्ट के अनुसार रहना पड़ता है, ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट फॉर्म बदल सकता है, नॉन फाइनाइट फॉर्म नहीं बदलता है। बदलने वाला वर्ब फाइनाइट है और नहीं बदलने वाला वर्ब नॉन फाइनाइट है। वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए कौन से वर्ब चाहिए? फाइनाइट, जो सब्जेक्ट के कारण फॉर्म चेंज कर ले। जैसे आप कहते हैं आई गो टू स्कूल, और फिर जब आई हटा के ही लगाते हैं तो वही गोज हो जाता है, ही गोज टू स्कूल। ये गो और गोज कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि इसका सर फॉर्म चेंज हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल वर्ब हो रहा है। इसका मतलब वर्ब फॉर्म चेंज कर रहा है, दैट इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सिर्फ फॉर्म ही नहीं चेंज करता है, नंबर ही नहीं चेंज करता है, टेंस भी चेंज करता है। आप कहते हैं आई गो टू स्कूल, हम कहते हैं आई वेंट टू स्कूल। क्या बकरी की तरह मुंह चबा रहे हैं? क्या है? टॉफी खा रहे हो? देखिए, तुम टॉफी खाओगे तो सबको टॉफी खाने का मन करेगा। ये चीज ठीक नहीं है। यहां पर खाने पीने की काम मत करिए। आइए, बात समझे? नहीं समझे कि समझे? समझे कि नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को सबसे पहले समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सीधा जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव है। इन इंग्लिश, a verb with object is transitive, and a verb without object is intransitive। तो ये सकर्मक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। एक पढ़ेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, दो टाइप। एक पढ़ेंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब, ये एक टाइप। और एक आ जाओ, और एक पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आज पढ़ेंगे, वो है वर्ब के दो टाइप, जिसको आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वर्ब के दो टाइप। ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के दो टाइप। और फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के दो टाइप। तो इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग और मेन वर्ब। चलिए, तो आज कौन सा पढ़ना है? हेल्पिंग और मेन वर्ब। यस, वर्ब किसे कहते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर ले। व्हाट इज वर्ब? कोई बताएगा वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? हाँ, ए वर्ब दैट इज क्या करता है? वर्ब क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग। वेरी गुड। देखिए, वर्ब का मतलब होता है कि
अक्सर बच्चा को पूछो कि वर्ब क्या होता है तो बोलेगा वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। तो वर्ब हमेशा डूइंग नहीं होता है। वर्ब का मतलब एक्शन से है, वर्ब का मतलब पोजेशन से है, और वर्ब का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग से मतलब है। तीनों का एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, ये प्ले एक्शन है। क्या है? प्ले एक्शन है जिसमें ना लग जाए। खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, आना जाना, लेना देना, कहना, सुनना, उठना, बैठना, सीधा सा हिंदी में जहां ना लग जाए तो समझ लो ये एक्शन है। पोजीशन क्या बताता है? पोजीशन ओनरशिप बताता है, आपके बिलोंगिंग्स के बारे में बात करता है। और आप कहते हैं कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। ये हैव, अच्छा मेरे पास किताब है, इसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक्शन का बात नहीं हो रहा है, मेरे पास क्या है उसका बात हो रहा है। अंडरस्टैंड? एक्शन है इसमें? नहीं है एक्शन। तो ये हैव क्या बताता है? पोजेशंस। ये ओनरशिप के बारे में बताता है, ये बिलोंगिंग्स के बारे में बताता है, स्वामित्व का बोध कराता है कि किसके पास क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या बताता है? जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, इस वाक्य में एम वर्ब है, गौर से देखिए, तो मैं क्या हूं यह बताया जा रहा है, मैं क्या करता हूं यह नहीं बता रहा है, एक्शन नहीं है। मेरे पास क्या है वो भी नहीं बता रहा है, पोजीशन भी नहीं है। यह बता रहा है सेंटेंस कि मैं क्या हूं। ये जो एम है वो स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। तो सीधा सा मतलब वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब तीनों चीज को बताता है। वर्ब हमें कार्य प्रणाली के बारे में बताता है, वर्ब हमें ये पोजेशंस, अधिकार या संबंध के बारे में बताता है, और साथ में वर्ब बताता है क्या चीज? स्टेट ऑफ बीइंग। अंडरस्टैंड? क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए हम लोग लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या चीज का? लिंकिंग वर्ब। तो ये है वर्ब। अब वर्ब कितने तरह का होता है ये बताइए। ये जो वर्ब्स हैं कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को आप कहते हैं मेन वर्ब, और दूसरा को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। अच्छा, मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब्स। मेन वर्ब का दो नाम, एक लेक्सिकल वर्ब्स और एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का दो नाम, एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या? AUXILIARY और VERBS। ऑक्सिलियरी वर्ब्स को ही हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं और मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब का मतलब मेन वर्ब, ठीक है, और ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। डबल डबल नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप कहते हैं मेन वर्ब, आप क्या कहते हैं? मेन वर्ब। जब कहीं मेन वर्ब का बात होगा तो मेन वर्ब के टाइप कितने हैं? क्या चल रहा है? खड़े हो जाइए, आप खड़े होइए। हाँ, आप क्या चल रहा है? काहे तब से बात कर रहे हैं? आप बात कर, क्या बोल रहे हो? तुम बात कर रहे हो? आई हैव सीन यू टॉकिंग, यू आर लाइंग। दोनों कर रहे हैं भाई, एक आदमी से बात नहीं हो, एक आदमी से बात ही नहीं होता है। बातचीत करने के लिए पार्टनर चाहिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक आदमी से बात होता है, हाँ या ना? तो फिर तो क्यों कह रहे हैं हम नहीं कर रहे? हमने तुमको बात करते हुए देखा तो ठीक है, मतलब झूठ बोल रहे हो, क्लास में क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, यहां हंसते हो, बात करते हो, ऐसे क्लास नहीं होता है।
क्लास के अंदर बदतमीजी नहीं चलेगा। बैठिए। आप आगे चलिए, आप आगे चलिए, आप आगे आ जाइए, आप बैठिए यहां, आप आगे आ जाइए, आप यहीं पर बैठिए। आइए, यहां है आपका सीट, ये आपका रिजर्व है सीट, आइए जी। अब आप बात करिए, आप हमसे बोलिए, भर्ब क्या होता है? बोलिए सर, भर्ब एक्शन होता है, पोजेशंस होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है। पोजीशन का मतलब क्या समझते हैं? एक एग्जाम्पल पोजीशन से दिया जाए, एक पोजीशन का एग्जाम्पल दीजिए ना। हम तो बोर्ड पे दे दिए। आई प्ले क्रिकेट, देखिए प्ले पोजीशन है, ये प्ले पोजीशन है, ये जो पोजीशन लिखे हैं इसमें प्ले लिखे हैं। देख लिया जी, ये लड़का पढ़ रहा था बैठकर। किसके साथ मजाक कर रहे हो? किसी के साथ नहीं कर रहे हो, अपने साथ कर रहे हो। प्ले बोलिए ना, प्ले तो एक्शन ना है, हम तो पोजीशन पूछ रहे हैं आपसे। ध्यान दीजिए, हम लोग बच्चे नहीं हैं। और आप साबित क्या करना चाहते हैं कि आप सब गलत हैं और हम दो भाई सही हैं? ये सब साबित नहीं कीजिए कुछ। डोंट प्रूव एनीथिंग हियर। वी हैव नॉट कम हियर टू प्रूव, वी हैव कम हियर टू लर्न, लर्न एंड लर्न ओनली। सीख कर चले जाना ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। बोलो हां, बोलो हां। हां, मानते हैं इस बात को, ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे मेन वर्ब का। दो ही वर्ब है, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इस समय बहुत सारे टाइप्स आ रहे थे। आपने पढ़ा है प्रोनाउन 10 तरह का, 11 तरह का। आपने पढ़ा है एडजेक्टिव 10 तरह के, 11 तरह के हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स। बट इन केस ऑफ वर्ब, वर्ब एकदम लिमिटेड है। दो ही टाइप के वर्ब है। कौन कौन? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, जब आप मेन वर्ब कहते हैं तो दिमाग में एक बात आ जाता है, क्या? कि ये मेन वर्ब का टाइप कैसा है, कितने टाइप का होता है। तो याद ये रखना है कि मेन वर्ब के 5 टाइप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। यही वर्ब फॉर्म्स है, वर्ब के 5। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप कहते हैं गो, तो ये हो गया वेंट, ये हो गया गॉन, 4 में ING, 5 में ES। तो ये 4 और 5 बनाना आसान है, क्योंकि V1 में आप ING लगा दोगे तो 4 बन जाएगा, और V1 में SES ऐड कर दोगे तो V5। जो एक ये बताइए, तो ये V1 सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर है। रुकना भैया, बउआ बोल रहा है सिंगुलर, तो मान लो ना थोड़ा देर के लिए। ये सिंगुलर है। और मुन्ना, ये क्या है? V5 वो सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर है। यही हमारा उद्देश्य अभी था, आपको कंफ्यूज करना, ताकि आपको रियलाइज हो कि हम क्लास में कंफ्यूज होने के लिए नहीं आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। आप हमको कंफ्यूज करें, हम आपको करें, तो कंफ्यूजन का दौर शुरू हो जाएगा। सॉरी, ऐसा नहीं करना है। आ जाइए। आपने गलत बोल दिया। क्या गलत बोल दिया? तो V1 जो होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है। ये V1 क्या होता है? प्लूरल होता है। ये प्लूरल है। अच्छा, इसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो उसमें आप SES जोड़ देते हैं। जैसे ही वर्ब में कुछ जुड़ा हुआ मिल जाए ना, तो समझ लो कि वो सिंगुलर है। ठीक है? उल्टा चलता है कहानी। क्या उल्टा चलता है? तो अगर वर्ब में S और ES जोड़ दिया जाए तो ये सिंगुलर बन गया। क्या बन गया?
सिंगुलर। लेकिन अगर नाउन में अगर एस और ईएस जोड़ दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। जैसे बॉय है एस लगा दिए तो बॉयज हो गया प्लूरल, नहीं। जैसे स्कूल है एस लगा दिए तो स्कूल्स हो गया प्लूरल। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं, वर्ब में एस ईएस लगाने के बाद वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर, उल्टा है। तो V1 का जो स्टेट है वर्ब का, वो दैट इज ऑलवेज प्लूरल। अब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। जरूरत पड़ा तो प्लूरल, जरूरत पड़ा तो सिंगुलर। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होना है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल, किस कंडीशन में सिंगुलर, किस कंडीशन में प्लूरल, और फिर अकॉर्डिंगली हम 1 या फिर 5 का यूज कर देते हैं। अब ये मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स हो गए? 5। अब मुझे अगर जानना है, अगर मैं ये कहूं कि मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, ठीक है, इसमें वर्ब क्या है? इज। इज वर्ब है। बहुत सुंदर जवाब, इज। अब मुझे जानना है कि इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बताइए। इसमें जो मिल्क इज स्वीट है एक ही वर्ब है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? नहीं पता, मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है जी? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, आप में से कुछ कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, कुछ कहते हैं मेन वर्ब है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो बुआ? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? इज। इज यहां पर वर्ब है, इज। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुन्ना बोलो। मेन वर्ब ही है, बिल्कुल। अच्छा, यहां पर ये इज मेन वर्ब ही है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो अगर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब अगर है तो दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, बोलो क्या? बोलो क्या? क्या? अगर ये मेन वर्ब है तो सर इसके वर्ब फॉर्म क्या है फिर? क्योंकि मेन वर्ब का तो 5 फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5। तो इज यहां पर जो वर्ब है वो क्या होगा फिर? कौन सा वर्ब होगा? 1 2 3 4 5। अब आप एक चीज देख लो, गो जो है, ये जो पहला फॉर्म है ये प्रेजेंट फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म है इसका? प्रेजेंट। वेंट को कहां यूज करते हैं? पास्ट में। गॉन हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, V3 परफेक्ट है। गोइंग कॉन्टिन्यूअस है, और गोज ये जो है ये भी प्रेजेंट है। इस पांचों वर्ब फॉर्म को देखने के बाद एक बात का पता चल गया, क्या? कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टेंस नहीं होता है। कोई भी वर्ब फॉर्म्स ये नहीं बता रहा है कि ये फ्यूचर टाइम को रेफर करता है। या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, या तो पास्ट या तो प्रेजेंट। फ्यूचर तो है ही नहीं। क्या नहीं है? फ्यूचर है नहीं है। एक भी वर्ब फॉर्म है यहां पर जो बताता है फ्यूचर टाइम को? नहीं बताता। फ्यूचर टेंस हम जबरदस्ती बनाते हैं, फ्यूचर टेंस तो है ही नहीं। मॉडर्न ग्रामेरियन भी कहते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने फ्यूचर के एक्शंस हैं सब प्रेजेंट में एक्सप्रेस होते हैं, इसीलिए देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो इस वर्ब फॉर्म के हिसाब से हम हर जो भी मेन वर्ब हमारा होगा उसके हमें नंबर वर्ब फॉर्म्स पता करना होगा। रूल जब सीखेंगे तो आप खुद बताओगे कि ये कौन सा वर्ब फॉर्म है, 1 2 3 4 5 में कौन सा वर्ब फॉर्म है। क्योंकि मेन वर्ब होगा तो वर्ब फॉर्म्स पांचों में से एक होना होगा। यानी दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम दूसरा वर्ब के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। कौन सा? ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन? एक को आप कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं होता है रे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। फिर आप कहते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब,
फिर आप मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के भी कैटेगरी हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो एक होगा टू डू, एक होगा टू हैव, और एक होगा टू बी। ये 3 फॉर्म में हमें क्या मिलेंगे? प्राइमरी। अच्छा, आप देखोगे कि टू डू फॉर्म में क्या क्या आएगा? तीनों को वर्ब है, डू डज डिड, बात खत्म। डू फॉर्म में क्या क्या मिलेंगे? डू, डज और डिड। हमें पता है डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं, डिड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। ठीक है। हैव की जब बात करते हैं तो यहां पर मिलेंगे हैज, हैव, हैड, और एक वर्ड हैविंग भी हमें मिलेगा यहां पर। जब टू बी का बात करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले हम बी को ले लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अच्छा, उसके बाद बीइंग और बीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हम टू बी में यूज करते हैं, इतना हम टू हैव में यूज करते हैं, और इतना हम टू डू में यूज करते हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी के। अब इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का एक काम देखो। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है, ये वाला, ये बहुत पावरफुल है। बोलो क्यों? इसीलिए कि इसमें डुअल एक्शन है, डुअल गुण है। डुअल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगा, मेन वर्ब भी बन जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, ठीक? इसमें वर्ब क्या है? आर है, आर वर्ब है। अच्छा, ये आर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर वाक्य में एक ही वर्ब हो, वो हमेशा मेन होता है। अगर इसको हेल्पिंग बनाना है तो हम कहते हैं कि यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। अब यहां आर हेल्पिंग है और ये प्लेइंग मेन है। ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को फॉर्म करने में ये आर यहां पर V4 प्लेइंग को मदद कर रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन ही नहीं फॉर्म होगा। देखो, अगर आप इस आर को यहां से हटा लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा? यू प्लेइंग होगा? नहीं होगा। क्यों? यू प्लेइंग से ये नहीं पता चला क्या कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये कौन सा टाइम का एक्शन है। तो हमने जब आर लगा दिया तो यहां पर एक बात क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है। प्रेजेंट हो गया, V4 कॉन्टिन्यूअस हो गया, पता चल गया कि ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस है। अगर इस आर को हटा करके अगर मैं लिख दूं यू वेयर प्लेइंग, अब ये पास्ट की कॉन्टिन्यूअस हो गया। वाज वेयर पास्ट टाइम को डिनोट करता है और V4 कॉन्टिन्यूअस है। यहां पास्ट, यहां कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बिना वाज वेयर का कॉन्टिन्यूअस एक्शन फॉर्म ही नहीं होगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो बिना इज, एम, आर का टेंस ही नहीं बनेगा। सीधा सा बात है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो कोई भी एक्शन फॉर्म नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहला यूज है टेंस को फॉर्म करना। हेल्पिंग वर्ब के बिना एक भी टेंस का कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा, कोई भी। आप कहते हैं सर होता है। सर अगर मैं ये कहूं कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, सर बन गया सेंटेंस सर बिना हेल्पिंग वर्ब का? नहीं बना। क्यों? अगर मैं ये कहूं कि मैं नहीं खेलता हूं तो क्या होगा इंग्लिश? आई डू नॉट प्ले। अब देखो, ये आई डू नॉट प्ले कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, आई डू नॉट प्ले।
अब बताइए कि अगर मैं इस डू को यहां से हटा दूं, क्या ये सेंटेंस कभी सही होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि सर बिना हेल्पिंग वर्ब का नॉट नहीं लगता है कभी। आपको अगर वाक्य में नॉट लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब देना ही होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का क्या नहीं लगेगा? वाक्य नेगेटिव नहीं बन सकता। अच्छा देखो ना, मैं ये कहना है कि मैं खेलता हूं। अब मैं अगर ये कहूं कि क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, तो इसके लिए क्वेश्चन क्या सेंटेंस बनेगा? इसके लिए बनेगा डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं। अब यहां पर अगर डू को हटा दें, कभी प्रश्न नहीं बनेगा। बनेगा क्या? बिना हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब किसी भी एक्शन की बात कर लो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वाक्य को नेगेटिव भी नहीं बना सकते, वाक्य को इंटरोगेटिव भी नहीं बना सकते। इन दोनों बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब क्या देखा हमने? हमने तो देखा कि आर मेन वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये कि ये जो वर्ब है प्राइमरी वाला, ये वाला, ये दोनों काम करेगा। दोनों का मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करेगा। उस वर्ब का क्या नाम होगा? प्राइमरी। प्राइमरी वर्ब कितने तरह के हुए? 3 फॉर्म में है, टू डू, टू हैव और टू बी फॉर्म में है। ये तीनों अगर ये अकेले आ जाए तो मेन वर्ब है, और अगर फॉलोड विथ सम अदर वर्ब, अगर दूसरे वर्ब के साथ आता है तो ये निश्चित हेल्पिंग वर्ब होगा, जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लिखिए, लेट्स स्टार्ट राइटिंग समथिंग। ऊपर में वर्ब बना दीजिए, वर्ब, और वर्ब के 2 टाइप कर दीजिए। ऊपर में वर्ब बना दीजिए ना, ऐसे ये ऊपर में लिख दीजिए वर्ब। वर्ब्स कर दिए? अच्छा, इस वर्ब को 2 टाइप कर दो। कौन कौन? एक लेक्सिकल, जिसको आप मेन कहते हैं, लेक्सिकल, या फिर मेन वर्ब, ठीक। और दूसरा क्या नाम है? इसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम मेन वर्ब के पहले बारे में लिख देंगे और फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में लिखेंगे। चलिए, मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब को डैश देकर लिखिए। ठीक है, या लिखिए लेक्सिकल वर्ब्स या फिर मेन वर्ब्स। पहला मेन वर्ब के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। लेक्सिकल वर्ब्स या फिर मेन वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस में, वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में, मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, जिसका V1 कॉमा देकर, V2 कॉमा देकर, V3 कॉमा V4
कॉमा V5 के फॉर्म में प्रयोग होता है, के फॉर्म में प्रयोग होता है। आगे में लिख दीजिए, इस वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इस वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, टू गो, टू प्ले, टू राइट, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू रन, टू वॉक। दो चार ऐसे वर्ब लिख दीजिए टू लगाकर, जैसे टू गो हो गया, हां टू ड्रिंक हो गया, टू लाफ हो गया, एटसेट्रा etc। सेंटेंस में एग्जाम्पल दे दीजिए, लिखिए आई राइट अ लेटर। सेंटेंस में एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर। यहां मेन लेक्सिकल वर्ब कौन सा है? राइट। दूसरा सेंटेंस, आई रोट अ लेटर। इसमें लेक्सिकल क्या है? रोट है, V2 हो गया। तीसरा में, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। यहां पर रिटन कौन सा वर्ब फॉर्म, मतलब कौन सा वर्ब हो गया? लेक्सिकल वर्ब है, वर्ब 3 है। हम कह रहे हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहां राइटिंग क्या हो गया? लेक्सिकल है, V4 है। और लास्ट में ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो ये पांचों वर्ब फॉर्म्स जो है वो लेक्सिकल वर्ब है, जिसको आप ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। AUXILIARY ऑक्सिलरी, AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब्स। लिखिए, वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन कॉमा नेगेटिव, QUESTION क्वेश्चन कॉमा नेगेटिव, तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी, POSSIBILITY पॉसिबिलिटी, तथा विलिंगनेस, WILLINGNESS विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं। फिर से बोलें जी, शुरू से बोल रहे हैं। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का कार्य करते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं
कि हेल्पिंग वर्ब को ही कौन सा वर्ब कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। चलिए अब ऑक्सिलरी वर्ब के 3 टाइप लिखिए। टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 1 में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या लिखें? PRIMARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। चलिए आपको पता है प्राइमरी वाला हम लिखे थे कितने तरह के होते हैं? हाँ वो मेंशन कर दीजिए। टू डू, टू हैव, टू बी। प्राइमरी में क्या क्या आ गया? प्राइमरी का हो गया टू डू, टू हैव, और तीसरा में टू बी। क्या है? टू बी। ये तीनों फॉर्म किसके हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। बहुत सुंदर लिख दिए, टू डू, टू हैव और टू बी, प्राइमरी। दूसरा का नाम लिखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये है मॉडल, AUXILIARY VERBS, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होते हैं ये ध्यान देना। इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप शैल लिखते हैं जो फ्यूचर टाइम को रेफर करता है, और इस शैल के पास्ट इक्विवेलेंट में हम लोग शुड यूज करते हैं। क्या? शुड शैल का पास्ट है। ठीक उसी तरह से विल यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, जिसके पास्ट इक्विवेलेंट वुड होता है। उसी तरह से हम लगाते हैं मे, जिसके पास्ट इक्विवेलेंट में यूज करते हैं माइट। उसी तरह से हम कैन का यूज करते हैं, और इसके पास्ट इक्विवेलेंट में क्या यूज करते हैं? कुड। देखो 8 मॉडल वर्ब यहीं आ गया। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और कैन, कुड। वैसे मॉडल वर्ब की संख्या टोटल 13 है, 13 है। लेकिन इन 13 में भी 3 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो थोड़ा सा उसका फंक्शन हटके है। जैसे कि हम कहते हैं नीड, जैसे कि हम कहते हैं डेयर, और फिर हम कहते हैं यूज टू। क्या कहते हैं? यूज टू। यूज्ड टू। इन तीनों को बात दे दो, बचेगा क्या? एक मस्ट, एक ऑट टू, और एक क्या बन गया? और क्या छूट गया? शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, ऑट टू, 13 हो गया ना? हाँ वही तो कह रहे हैं, मिस कहां है? कुछ हो गया। अब देख लीजिए इन तीनों को इससे क्यों अलग कर दिए? इसीलिए अलग कर दिए। कौन बोलेगा क्यों अलग कर दिए? ये मॉडल ऑक्सिलरी है, और ये 3 जो है मार्जिनल है। क्या है? मार्जिनल। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है ये। अब इस दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये वर्ब चाह ले, चाह कर भी मेन वर्ब कभी नहीं बन सकता। इन वर्ब्स का औकात नहीं कि ये मेन वर्ब का काम करे कभी भी। लेकिन अगर इन तीनों का बात करेंगे तो इन तीनों में डबल डबल गुण है। ये मेन वर्ब भी बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है, मेन वर्ब भी बन सकता है। इसीलिए इसका नाम मार्जिनल रखा गया है।
because it has dual function. These three verbs can be used as a helping verb or can be used at the same time as the main verb. Helping main दोनों बनेगा. ये जो verb है वो हमेशा कौन सा verb बनकर रहेगा? helping verb बनेगा. और ये दोनों बनेगा helping verb भी और main verb भी. ये है हमारा मॉडल verb, ये है हमारा मार्जिनल verb. और इससे पहले जो हम लोग वर्ब पढ़े कौन सा वाला, टू डू, टू हैव और टू बी, वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का भी दो गुण था. अगर अकेले है तो मेन वर्ब है, अगर अकेले नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है. सिंगल प्राइमरी यूज हो रहा है तो वो हेल्पिंग है कि मेन? मेन. एक मतलब मेन. अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो वो हेल्पिंग होगा प्राइमरी वाला, अदरवाइज मेन वर्ब होगा. चलिए आगे बढ़िए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट. नोटेड डाउन, जस्ट नोट डाउन. प्राइमरी का, अच्छा ये प्राइमरी वाले में एग्जाम्पल लिखे थे? नहीं लिखिए, प्राइमरी का एग्जाम्पल लिख दीजिए. तो प्राइमरी में आप एग्जाम सिर्फ लिखे थे आप, वो क्या लिखे थे? टू डू, टू हैव, टू बी. ठीक है ना? अब एग्जाम्पल लिख दीजिए. ये तीनों हमने लिख दिया, प्राइमरी, मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है? प्राइमरी का अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऊपर में हेडिंग बना दीजिए. ऊपर में हेडिंग बना दीजिए प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्राइमरी के बारे में फिर से लिखेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. हां, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. पहले लिख दीजिए verbs to be. टू बी के बारे में एग्जाम्पल लिखेंगे. टू बी प्राइमरी में तीन है ना, टू बी, टू हैव, टू डू. पहले टू बी लिख दीजिए, टू बी देकर डैश दे दीजिए. दे दिए. अब बी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है लिखा जाए. पहला वर्ड बी लिख दो, बीई, बी. कॉमा देकर एम इज आर. बी के बाद लिखो मुन्ना, बी लिखो ना. तुम बी नहीं लिखे हो, बी लिखो. टू बी में पहला वर्ब बी है, इधर बी. हाँ, बीई, बी, कॉमा इज एम आर. छोटा लिखो, इज एम आर. कॉमा देकर वाज वेयर, वाज वेयर. कॉमा देकर बीन और बीइंग, बी डबल ई एन, बीन, और बीई आई एन जी, बीइंग. कितने वर्ब हो गए? एक तो बी लिख दिए आप सबसे पहले, फिर आपने लिखा एम, इज, आर. फिर आप पास्ट में जब गए तो आपने लिखा वाज वेयर. फिर आप अगर पैसिव में कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं तो आपको एक नया वर्ब मिलेगा जिसका नाम है बीइंग. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप एक्शन देखेंगे तो वहां आपको एक वर्ब मिलेगा जिसका नाम है बीन. तो बी, एम, इज, आर, वाज वेयर, बीइंग और बीन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी वर्ब का टू बी का एग्जांपल हुआ. अब आइए टू हैव. टू हैव का एग्जांपल, हैव वाले में कौन कौन सा वर्ब यूज होगा? हैव वाले में लिखा जाए, लिखिए हैव, हैज, हैड और हैविंग. चार गो. क्या क्या इसमें आ गया? हैव, फिर आ गया हैज, फिर आ गया हैड और फिर आ गया हैविंग. अच्छा, ये है टू बी फॉर्म हमारा, ये है टू हैव फॉर्म हमारा. अब हमारे पास है टू डू.
डू में लिखिए, टू डू में तो तीन गो है, कौन कौन? डू डज डिड, बहुत सुंदर जवाब, लिख दिया जाए। हेलो, लिख दीजिए, लिखे कौन कौन सा? डू डज डिड। तो अब ये जो इतना वर्ब है, बस इतना ही वर्ब को हम प्राइमरी के तौर पर यूज करते हैं। डू, डज और डिड, ठीक है, ये वर्ब हो गया इतना। अगर आपको कोई पूछे कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो आप क्या कहेंगे? दोनों है, यूज करके बताइए। अकेले यूज कर रहे हैं सिंगल तो मेन वर्ब है, अदरवाइज इफ इट इज फॉलोड बाय दूसरा वर्ब, अगर दूसरे वर्ब के साथ आता है फिर ये वर्ब क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ऊपर में हेडिंग बना दीजिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। सम हेडिंग है हमारा, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। Some important facts of auxiliary verbs. चलिए जी, एक प्रश्न पूछना है, एक सवाल जानना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है वाक्य में? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस? बताइए। क्या? जोड़ना? किसको जोड़ना? बताइए आप लोग, हेल्पिंग वर्ब काम क्या करता है वाक्य में? अवस्था। और कुछ बताइए। अवस्था क्या होता है? अवस्था नहीं होता है कुछ। जी बताइए आप लोग, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है वाक्य के अंदर में? वो करता क्या है? वो नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत होगा? सेंटेंस नहीं बनेगा। चलिए एक बात बोले आपकी, सेंटेंस नहीं बनेगा। ये सेंटेंस नहीं बनेगा को थोड़ा और एलेबोरेट कीजिए, क्लियर नहीं हो रहा, कैसे सेंटेंस नहीं बनेगा? हाँ हाँ, नहीं। चलिए एक बात आप सुन लीजिए गौर से, और फिर कभी नहीं भूलने जैसा बात होगा। हेल्पिंग वर्ब का तीन बहुत बड़ा काम है, इंपॉर्टेंट काम। सबसे पहला काम, हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहला काम यह है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो सेंटेंस के अंदर में तो टेंस फॉर्म नहीं होगा। पहला बात कि टेंस फॉर्म करने के लिए, अभी आपको बताया था ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ईजेएमआर हटा लेंगे, बना के दिखाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कभी नहीं बनेगा। अगर वाज सिंपल काहे के लिए नेगेटिव आपको रूल भी लिखाए हैं कि नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आप बिना हेल्पिंग वर्ब का बना ही नहीं सकते, नहीं ना, तो हो गया ना, नहीं बनेगा। टेंस फॉर्म नहीं होगा, कोई भी एक्शन बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद करता है एक्शन फॉर्म करने के लिए, टेंस फॉर्म करने के लिए। यानी दिक्कत? पहला काम। दूसरा काम देख लीजिए, दूसरा काम करता है हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस फॉर्म करता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो पैसिव वॉइस कभी नहीं होगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव ही नहीं बनता है। आप अगर कहते हैं कि सर आई ईट अ मैंगो, अच्छा ये ईट अ मैंगो, ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट शुरू में है,
इसको जब पैसे बनाने गया तो देखो कैसे बना। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब मैंने क्या देखा कि बिना इज का कोई इसका पैसिव बना दे, संभव ही नहीं है। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव बिना इज एमआर का नहीं बनता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का एक भी पैसिव वॉइस फॉर्म ही नहीं हो। पैसिव वॉइस का दूसरा ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नए सब्जेक्ट के अनुसार करना है। बिना हेल्पिंग वर्ब का क्या नहीं होगा। और तीसरा बात, मूड एंड एटीट्यूड। मूड एंड एटीट्यूड, मूड एंड एटीट्यूड स्पीकर का एक्सप्रेस करने के लिए हमें मॉडल वर्ब की जरूरत होता है। बिना मॉडल वर्ब्स का वक्ता की मन की कोई भी बात को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको किसी से परमिशन मांगना है, फॉर्मल परमिशन, बिना मे लगाए तुम कैसे परमिशन मांगोगे। अगर कैन से, हमने कौन बोला कैन, आप बोला। कैन इनफॉर्मल है और मे फॉर्मल है। मान लीजिए आप क्लास आते हैं, टीचर से परमिशन मांगेंगे तो आप क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर की कैन आई कम इन सर। तो फिर कैन कहां उड़ गया। फॉर्मल है, फॉर्मल है मे। हां, अपने दोस्त से परमिशन लेना है, किसी जूनियर से परमिशन लेना है, किसी फैमिली मेंबर से परमिशन लेना है तो आप कैन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, इनफॉर्मल है। मान लिया जाए कि आपको किसी को सजेशन देना है, आप कहते हैं रे तुम्हारा तबीयत खराब है, तुमको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आप सजेशन देना चाहते हैं। बिना शुड का सजेशन होता ही नहीं है। आप किसी को नैतिकता का सजेशन देना चाहते हैं, मोरालिटी, मोरल सजेशन देना चाहते हैं, ऑट टू। अब कोई उठता है, पति अपने पत्नी को पीट देता है, आप देखा, आपको बुरा लगा, आप कहते हैं भाई जी सुनिए ना, यू ऑट नॉट टू बीट योर वाइफ। आपको अपनी पत्नी को नहीं पीटना चाहिए। अच्छा, यहां पर हमने ये नहीं कहा कि यू मस्ट नॉट बीट योर वाइफ। यहां पर यह भी नहीं कहा कि यू डेयर नॉट बीट योर वाइफ, तुम्हें हिम्मत नहीं करना चाहिए पत्नी को पीटने का। आपको पत्नी को बिल्कुल नहीं पीटना चाहिए, मस्ट नॉट नहीं। यहां नैतिकता का बात हो रहा है कि पत्नी पति कोई पीटने का चीज नहीं है कि जब मन में आए पीट दो। तो वहां पर क्या सजेशन दिया, ऑट टू। आपको गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू स्पॉइल द पुअर। आपको बूढ़ों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू मेक फन टू एन ओल्ड पर्सन। आपको महिलाओं का इज्जत करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द वुमेन। अच्छा, जब आप नैतिकता का सजेशन किसी को देते हैं, बिना ऑट टू का होगा ही नहीं। आप कहना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है करने का, आप बिना कैन का बता ही नहीं सकते। क्या कैन, अपनी क्षमता को क्या चीज से बताएंगे, कैन। अगर कोई डिफिकल्ट सम है, आप अगर उसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप कहते हैं सर आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भारी सामान है, कोई नहीं उठा पा रहा, आप कहते हैं हटिए ना सर, आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूं। इसका मतलब कि बिना कैन का एबिलिटी नहीं बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं वक्ता के मन में, स्पीकर के माइंड में, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल वर्ब की जरूरत होता है। ठीक, क्या बोले, हां, एबल और कैपेबल तो एक ही बात हुआ ना। अरे आई एम एबल टू डू दिस एंड यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, बात तो एक ही हुआ। एबल बोलो या कैपेबल बोलो। हेलो, क्या है भैया, इधर आइए, इधर आइए। धर्मशाला बना दिए हैं लोग पाठशाला को। व्हाट इज दिस, इज इस धर्मशाला और पाठशाला। इधर आइए ना, नजदीक आइए ना। कहां थे, घर पे थे
बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं। कहां से आ रहे हो? तो घर से आ रहे हैं। तो हम लोग क्या खेत खरियान से आ रहे हैं? हम लोग भी तो घर से आए हैं। सब आते हैं घर से। घर से इतना देर क्यों? हाँ, थोड़ा छोड़े पापा को, पूरा छोड़ देना था उनको। अच्छा, हमेशा लेट नहीं ना आते हैं? और जब आप क्लास में आते हैं तो सीधा घुस जाते हैं क्लास में? हाँ, तो अब मैंने दोस्त से परमिशन ले लिया आप। अच्छा, आज पहला दिन ऐसा हुआ है? आज पहला दिन होगा तो कोई बात नहीं, एक दिन हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए बैठ जाइए, वहां नहीं बैठिए, उधर ऊंचा सब है, इधर बैठिए। अच्छा ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में मॉडल, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में एक बात तो समझ में आया कि इसका काम बहुत बड़ा बड़ा है। इसके बिना ना टेंस फॉर्म हो रहा है, इसके बिना ना पैसिव वॉइस बन रहा है, इसके बिना ना कोई भी जो स्पीकर के मन की बात है, जो मूड एंड एटीट्यूड है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी भी हाल में। इसीलिए ये जरूरी है। अच्छा, ये करता क्या है? तो ये अकेले कुछ नहीं करता है। अब देखो ना, एक नौकर बिना मालिक का क्या करेगा? का क्या काम करेगा? क्या मालिक बताएगा काम करेगा कि अपने मने करोगे? एक नौकर बिना मालिक का उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक? नौकर का काम क्या होता है? अब देखो, कहता है चोरी करना। मालिक को मदद करना होता है भैया, चोरी करना नहीं होता है। कौन चोरबा नौकर तोरे यहां आ गया है? मालिक का मदद करना होता है पर्पस हमेशा। मैं इस हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल नौकर के रूप में देख रहा हूं और मेन वर्ब को मालिक के रूप में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब उस मेन वर्ब को जाकर मदद करता है, तब जाकर होता है क्या? काम। कौन काम होता है? ओ सर, टेंस फॉर्म हो जाता है, सर पैसिव वॉइस बन जाता है, सर मूड एंड एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर देते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद कर दिया तो। मुन्ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को किस उद्देश्य से मदद करता है? क्यों मदद करता है? क्या प्रयोजन है? बोला, बोलो सर, टेंस फॉर्म करने के लिए। बोलो सर, पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए। हाँ सर, मूड एंड एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए। मूड ऑफ है? कहता मूड ऑफ है। हाँ, एक बार और बोले, मूड एंड एटीट्यूड। देखो ऊपर में लिखा भी हुआ है, मूड एंड एटीट्यूड इस साइड को ठीक करने के लिए, कि एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। तो हमने वो टू बी, टू हैव, टू डू, मैंने प्राइमरी का तीनों लिख दिए। चलिए मॉडल का एग्जाम्पल लिख दिए, लिख दीजिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल। हाँ वही तो बोल रहे हैं, लिखे हैं हम बोर्ड पे। आपने लिखा क्या? अच्छा, मॉडल, मान लो मॉडल वर्ब टोटल 13 है, उसमें से 3 को निकाल दिए हैं, तो कितना बच गया? 10। बस यही 10 लिखा जाए मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल में। पहला में प्राइमरी हो गया ये वाला, दूसरा में मॉडल वर्ब लिख दीजिए 10 वर्ब, जिसमें 8 को तो वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट करके लिख दीजिए। शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, 8 को ऐसे लिख दो और उसमें 2 को और जोड़ दो, एक मस्ट और एक ऑट टू। वही ना पूछे हैं कि लिखे? हाँ हो गया। चलिए अब वो लिख दो, मार्जिनल भी लिख दिए। वेरी गुड, यही तो बोला। चलिए अब आगे आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब फैक्ट की बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। पहला, नंबर 1, रूल नंबर 1। अब देखो कि इन ऑक्सिलरी की क्या खास बात है, उन खास बात को अब काउंट करने जा रहे हैं। नंबर 1 में लिखे, लिखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होगा? मेन वर्ब कभी नहीं बनेगा। जैसे आप कहते हैं, हम कहते हैं कि यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। ठीक है, अब इसमें देखो, याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और अगर मेन वर्ब वाक्य में पहचानना है तो यह बिल्कुल आसान काम है। सबसे पहले हमने वर्ब को गिन लिया, 1 2 3 4, कई वर्ब हो सकते हैं एक वाक्य में, नो दिक्कत। अंत वाला वर्ब जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब होता है, लास्ट में। इस वाक्य में 2 वर्ब मिले, लास्ट वाला मेन वर्ब हो गया, उससे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेरा कहना है ये कि हमने मेन वर्ब दिया ही नहीं। क्या कभी ये वाक्य सेंस ला सकता है? कभी नहीं। बोलो क्यों? इसलिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब बन ही नहीं सकता। क्या नहीं बन सकता? ये कैन क्या नहीं बन सकता? ये कैन कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। ये इसका गुण हुआ। क्या हुआ? क्या नहीं बन सकता? एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, ही विल गो देयर टुमारो, ही विल गो देयर टुमारो, ही विल गो देयर टुमारो। अच्छा, ही विल गो देयर टुमारो। अच्छा, अगर इससे मैंने ये गो हटा दिया तो आप कहते हो सर सर ही विल देयर टुमारो। हम कभी समझ पाएंगे कि तुम ये कहना चाहते हो कि कल वह वहां जाएगा? ये तभी क्लियर होगा जब यहां पर गो होगा मेन वर्ब। इसका मतलब इस विल का कोई अस्तित्व नहीं, बिना मेन वर्ब का कोई काम का नहीं। हेलो, अकेले में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब के बगैर इसका उपयोग ही नहीं होता है। चलिए, एग्जाम्पल लिख दिए, बात भी समझ गए। तो वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे पहला मेन बात यह समझ में आया कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता है। अकेले ये बेचारे कभी आ ही नहीं सकते। ये वो नौकर है जो बिना मालिक के कहीं जाते आते नहीं है। समझ गए ना जी? थोड़ा लाचार है ये। हाँ हाँ, चलिए अगला, दूसरा रूल, वर्ब के दूसरा फैक्ट के बारे में जानते हैं। लिखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग नहीं, क्या लिखे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का, नहीं, प्रयोग नहीं लिखे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3, V4, V5 नहीं होता है। हेलो, मॉडल वर्ब्स का वर्ब फॉर्म्स 1 2 3 4 5 नहीं होता है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि डीएनटी बाबा ये बताइए कि कैन कौन सा वर्ब फॉर्म है, V1 है कि V2 है, V3 है कि V4 है, V5 है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं है। क्यों? मॉडल वर्ब का वर्ब फॉर्म्स ही नहीं होता है। लेकिन आज मैंने सबसे पहले जो क्लास शुरू किया तो सबसे पहला मेरा सवाल यही था। क्या? हमने एक सेंटेंस लिखा था, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। हमने पूछा था इसमें वर्ब क्या है, आपने कहा इज। और मैं पूछा था आपको कि अगर इज मेन वर्ब है तो भाई मेरे, मेन वर्ब का हमेशा वर्ब फॉर्म्स होता है 1 2 3 4 5। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर इज यहां मेन वर्ब है तो बताओ इज V1 V2 V3 V4 5 में क्या है। बात समझा था? इसका मतलब कि प्राइमरी वर्ब का
प्राइमरी वर्ब का वर्ब फॉर्म्स होता है क्योंकि वो मेन वर्ब है, भी बनता है, लेकिन मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं बनता है, इसलिए इसका 1 2 3 4 5 कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए क्या लिखे दूसरा रूल में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ब्स फॉर्म 1 2 3 4 5 नहीं होता है, ठीक है। और चलिए एग्जाम्पल लिख दीजिए फटाफट। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और एगो लिख दो और एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन, आई कैन, ही कैन, 3 गो लिख दिए और सब में कैन स्पीक इंग्लिश। मैं बताना क्या चाहता हूं वो देखो, मुन्ना ये जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये आई है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और वो वी है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आपने क्या देखा कि ही हो, आई हो, वी हो, दे हो, चाहे जिस नंबर और पर्सन का सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, कैन का यूज सबके साथ होगा। अब मेरा सवाल यह है कि कैन सिंगुलर है कि प्लूरल, बोलिए, कैन सिंगुलर है कि प्लूरल? सीधा बोलो सर, मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता है, इसीलिए तो ही में भी कैन और दे में भी कैन और वी में भी कैन और सी में भी कैन। अगर नंबर होता तो सिंगुलर के लिए अलग लगता, प्लूरल के लिए अलग लगता, फर्स्ट पर्सन में अलग लगता, सेकेंड पर्सन में अलग लगता, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए तो कि शैल और विल में कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल? शैल सिंगुलर और विल प्लूरल। अरे बुर्बक, अभी कह रहे हैं मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता है तो तुम हमको सिंगुलर प्लूरल समझा रही हो। देखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, अब फिर जाकर के फंस जाते बार बार कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब का नंबर ही नहीं होता है। इनसे पूछा शैल विल का तो कहते हैं हाँ ई सिंगुलर ओ प्लूरल, नहीं होता है। शैल विल बोलो सर मॉडल वर्ब है, बोलिए सर मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता है, बोलिए। हाँ मुन्ना आप बताइए कि शैल विल में कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल? हाँ 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 हाँ, तुम जो बोल रहे हो वही सही है, तुम बोलो तो सही। हाँ 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 ठीक बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, है बोल दो ना। आज आप पूरा कंफ्यूज हैं सही में। अरे अभी अभी इसको बोले हैं कि शैल विल का नंबर नहीं होता है, तो यही बात आप दोहरा दो ना। क्या नहीं होता है? नंबर नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। कंफर्म कर दो, लॉक कर दो। एक बार पूछे कि 1000 बार पूछे, तुमसे पूछे या किससे पूछे, बात तो एक ही होगा। क्या मुन्ना, आज शैल विल का नंबर क्या होता है बाबू? अरे इसको नहीं बोलने दोगे क्यों नहीं होता है? मॉडल वर्ब है सर, मॉडल वर्ब का नंबर नहीं होता। अच्छा जबकि प्राइमरी वाले का नंबर होता है। अगर इज आर में पूछोगे तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। हैज हैव में पूछोगे तो हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। डू डज में पूछोगे तो डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। तो प्राइमरी वाले का नंबर है। अब देखो ना, वी के साथ इज लगाओगे नहीं लगेगा सर, दे के साथ एम लगाओगे नहीं लगेगा सर। क्यों? क्योंकि सर नंबर के हिसाब से वर्ब लगाइए ना। सिंगुलर वाला है तो सिंगुलर वर्ब दे दो, प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो। जैसा वर्ब वैसा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब।
एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए, तो वर्ब की दो बात हमको पता चला। पहला बात ये पता चला क्या कि हेल्पिंग वर्ब क्या नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। दूसरा रूल में क्या पता चला कि हेल्पिंग वर्ब का वर्ब फॉर्म्स नहीं होता है, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का मॉडल वर्ब का नंबर भी नहीं होता है। ये भी ध्यान लो, अगर वर्ब फॉर्म्स नहीं होते हैं तो इसके क्या नहीं होते हैं, नंबर भी नहीं होते हैं। चलिए एग्जांपल लिख दिया, अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। मूव टू तीसरा रूल। तीसरे रूल पे चलिए, कमान इंडिया। तीसरा बात सुन लो भैया, वर्ब फॉर्म तो 5 है, 1 2 3 4 5। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, एट्स। कट, 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 कटिंग, कट्स। शट, 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 शटिंग, शट्स। पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। अच्छा, ये कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म है जिसके तीनों फॉर्म एक ही होता है। नो प्रॉब्लम, वो नहीं बोलना है। बोलना ये है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है। आई कैन गो होगा, आई कैन वेंट कभी नहीं होगा। आई कैन प्ले होगा, आई कैन प्लेड कभी नहीं होगा। ही विल कम होगा, ही विल केम कभी नहीं होगा। दैट डज मीन कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, 1 1 1 1। मुन्ना बोलेगा, मुन्ना V1 सिंगुलर होता है कि प्लूरल? बहुत सुंदर जवाब, कॉन्फिडेंट रहिए। एक बार पूछे, 1000 बार पूछे, रूल थोड़ी बदल जाता है। 4 बार पूछ दिए तो क्या बदल दोगे? नहीं ना, चाहे जितनी बार पूछा जाए बात वही रहेगा। बहुत सुंदर। तो तीसरा रूल में ये कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। लिखा जाए तीसरा रूल, रूल नंबर 3, सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद V1 मतलब मेन वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, कौन सा वर्ब लगा देंगे? एक चीज आपको दिखाते हैं यहीं पर, उसको भी ऐड कर देंगे, बात को समझना। जैसे आप कहते हैं कि आई वांट टू गो, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। कहां? कहीं भी। चलिए, आई वांट टू गो। इस वाक्य में ई वर्ब है, इस वाक्य में ई वर्ब है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट का इंफिनिटिव है जिसमें वर्ब के पीछे टू लगा रहता है। आई वांट टू गो, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू ईट, आई वांट टू डू, आई वांट टू, वांट के बाद 2 + V1 अगर आप लगाते हैं। मैं क्या देखा कि जैसे हम कहते हैं ना आई कैन, टू गो होगा, आई कैन गो कि आई कैन टू गो। तो मॉडल वर्ब के बाद कभी भी बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। बेयर, 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 बेयर मतलब 0, बेरो मतलब, बेयर मतलब यहां नहीं। अच्छा, नहीं का मतलब ये टू नहीं होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब कहते किसको है, अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेना होगा। देख लो गौर से। जैसे आप कहते हैं कि आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, हेलो, और कोई उधर से कहता है सर, सर सी वांट्स टू प्ले। भाई मेरे गौर से देखना, आई में वांट है, लेकिन जैसे सी हो गया इसके भर में एस देना पड़ा।
फिर अगर मैंने यहां कहा वी, तो यहां पर फिर से हो गया वांट, प्लूरल प्लूरल, यहां पर लगाया टू प्ले। अब फिर से अगर मैंने इसको ही दे दिया तो इस वांट को फिर से वांट्स करना पड़ेगा, टू प्ले। 4 सेंटेंस बोर्ड पे है। हेलो 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 एवरीवन, ध्यान बोर्ड पे दीजिए, अभी कॉपी पे ध्यान देना नहीं है। इस चारों वाक्य को गौर से देखिए तो डबल डबल वर्ब है ना हर सेंटेंस में। इसमें क्या जानना है हमें कि आप एक वर्ब को देखो, यहां वांट है, यहां वांट्स हो गया, ये वर्ब बदल गया ना। क्यों बदला वो बताते हैं। यहां आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन सी के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, वी के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ही के साथ सिंगुलर लगता है। जहां जहां सिंगुलर है वहां एस है, जहां प्लूरल है वहां एस नहीं है। मेरा यह कहना है कि ये वर्ब बदल रहा है ना, जो वर्ब सब्जेक्ट के कारण बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब है। जो वर्ब सब्जेक्ट के कारण फॉर्म चेंज कर ले उस वर्ब को क्या कहेंगे, और जो वर्ब नहीं बदले सब्जेक्ट के कारण वो नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ठीक, अब ये नॉन फाइनाइट में ये 2+V1 एग्जाम्पल हुआ नॉन फाइनाइट का। अब इसका नाम है क्या, इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इसको कहते हैं, इन्फिनिटिव 2+V1। 2+V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। हाँ हाँ, आई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपवाद है, एक्सेप्शन है आई। लेकिन एक चीज है कि ये सिर्फ प्रेजेंट में, पास्ट में फिर औकात पे आ जाता है आई, क्योंकि आई पास्ट में वाज लगाता है और वाज सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है। ये सिर्फ प्रेजेंट में ही ऐसा है कि आई सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आई ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लूरल रखता है, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं। पास्ट में फिर एग्रीमेंट को ही रूल मानता है आई भी, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है, आई भी सिंगुलर वाज भी सिंगुलर। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं, आई सिंगुलर रहेगा और वर्ब एकदम अपोजिट, एकदम प्लूरल लगाता है। मैं क्या बोल रहा था, ये वाला क्या, कि इंफिनिटिव का फॉर्म होता है 2+V1। अच्छा, इंफिनिटिव दो तरह के होते हैं, एक इंफिनिटिव 2+V1 हुआ और एक इंफिनिटिव में सीधा V1 हुआ। आप कहोगे सर टू गायब हो गया। यही मॉडल वर्ब के बाद ई वाला बेयर इंफिनिटिव यूज होता है जहां टू नहीं होता है। ही विल कम होगा, ही विल टू कम नहीं होगा कभी भी। इसका मतलब मॉडल। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये देखो ध्यान से, आई कैन गो, बोलो यू कैन गो, बोलो दे कैन गो, बोलो ही कैन गो। अच्छा सी नहीं लिखेंगे, इतना हो गया। भाई मेरे, मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये गो है क्या, फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट। क्यों है नॉन फाइनाइट, क्योंकि सर आप देखो ना, आई को यू कर दिया, आप यू को दे कर दिए, दे को फिर ही कर दिए, लेकिन इतना नंबर पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट का, लेकिन सर आपका गो नहीं चेंज हुआ। जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन चेंज होने के कारण अपना फॉर्म नहीं चेंज करे, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये तो ऐसा नॉन फाइनाइट है, इसमें टू नहीं है जी। मॉडल वर्ब के बाद इंफिनिटिव विथ टू का यूज नहीं होता है, बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब हुआ सीधा V1, टू नहीं है उसमें। क्या नहीं है, टू नहीं है। समझ गए। अब ये बताओ बाबू, ये बताओ कि मॉडल वर्ब के बाद कौन से वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। बहुत सुंदर जवाब, एकदम जवाब सुंदर, V1 का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, V1 में टू रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ जब आता है वर्ब 1 तो उसमें टू नहीं रहता। चलिए ये बात आप समझ गए, बढ़िया से आगे बढ़ जाइए। लेट्स मूव फर्दर। तो एग्जाम्पल में लिख दो, इसमें मॉडल वर्ब के बाद जो V1 वाला एग्जाम्पल है वो लिख दो। आई कैन गो
ही विल कम। एग्जाम में क्या कर देगा, तो ही विल टू कम कर देगा। तो आप समझ जाओगे, अरे मॉडल वर्ब के बाद ये टू क्या कर रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। यस, दैट इज हाउ यू विल रेक्टिफाई एंड एडिट योर मिस्टेक्स। लिख दिए? एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़िए। ये क्लास कितने बजे ओवर करना है? 8 बजे से क्लास। सर का क्लास कितने बजे होगा? 10 बजे से। हाँ, 9:35 तो हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है, और होगा। हाँ, 10 मिनट, बिल्कुल। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ जाइए। अभी इजी वे में चल रहा है, इसलिए थोड़ा चलने दो। क्या एतवार है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन हमें भी भागना रहता है, आज थोड़ा देरी से भागेंगे। रूल नंबर 4। चलिए, तो अब एक चीज दिखाते हैं कि आपने गौर किया होगा क्या? बोलो क्या? बोलो क्या? 13 मॉडल वर्ब है ना? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, डेयर। देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स। इन 13 मॉडल वर्ब में कौन कौन ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके बाद टू का प्रयोग होता है? सही जवाब, एकदम सही जवाब। ऑट में टू लगता है। ऑट टू तो हो गया, ऑट टू में लगता है। और यूज टू और नीड पे आके आवाज कम हो गया। बोलिए हेलो। हाय। नहीं, तो इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि टू दो ही में लगता है, यूज टू में और ऑट टू में, और कहीं भी टू नहीं है। नहीं समझे? समझे? भैया मेरे, नीड जो है ना, सबसे पहले ये बता दीजिए कि नीड कौन सा वर्ब है, फिर मैं बताऊंगा आपको। हाँ, उधर से जवाब मिल गया मुझे। मार्जिनल वर्ब है ना? तो मार्जिनल का मतलब ये हो गया क्या कि आप हेल्पिंग भी बन सकते हैं, आप मेन भी बन सकते हैं, क्योंकि आप मार्जिनल हैं। अच्छा, रूल ने यह कहा कि सिर्फ दो ही ऐसे मॉडल वर्ब है जहां टू लगेगा। कौन कौन? यूज टू, ऑट टू, यूज टू। अब जैसे कि जनाब ने क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करता हूं, गौर से देखना। आई नीड टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। हेलो, इधर देखो। अब आई को हटाओ, मैं लगाया ही। अब सेंटेंस को तुम पूरा कर दो, यही सेंटेंस मुझे लिखना है। ही, आइयो, आपने बोला ही नीड्स टू प्ले। अब मुन्ना मुझे यह बताइए आप कि यहां नीड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। ले ललुआ, हेल्पिंग वर्ब में एस लगता है। अभी तुम रूल में लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होता है। आईएनजी लगा दे। कैनिंग कहते हैं, तुम ही ने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होता है, तो फिर एस लगा दिए हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया? बोलो 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 बोलो। नहीं ना? चलिए, तो ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? मेन वर्ब। अरे हेल्पिंग वर्ब में कभी एस नहीं लगता, कभी आईएनजी नहीं लगता, कभी ईडी नहीं लगता, कभी एनटी नहीं लगता, ये सब नहीं लगता। हेल्पिंग वर्ब सीधा सीधा रहता है। कैन है तो बेचारा कैने बनकर रहेगा, कुड है तो कुड ही बना हुआ है। अब उसको कुडिंग कुडिंग नहीं कर देना। बोले तो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होता है मॉडल वर्ब का। जनाब आपका जवाब यहां पर मिल गया मुझे। बोलो क्या? इसीलिए कि हमने तो बोला कि हेल्पिंग वर्ब में टू नहीं लगता, मॉडल वर्ब में टू नहीं लगता, यहां तो मेन वर्ब है, तो टू क्यों नहीं लगा है?
बोलो हाँ। हाँ, मतलब ये कि अगर मॉडल वर्ब है नीड तो टू लगेगा, सॉरी मेन वर्ब है तो लगेगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नहीं लगेगा। चलिए आपसे एक सवाल है, आप मेरे सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। अगर करेक्ट है तो बोलिए सर यू आर राइट। हाँ यू आर राइट, लिखने तो हम कहते हैं आई नीड गो देयर। हाँ बे ललुआ, हम इसको नहीं बदलेंगे। अब जो बदलना है बदलो, इसको नहीं बदलना मुझे। नहीं समझे? कोई समझाएगा मुझे? नहीं समझाओगे तो मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहला बात तो ये सेंटेंस गलत है। बोलो क्यों? नहीं बोलो क्यों, तुम क्यों नहीं बोलता है, जल्दी बोलो क्यों। क्यों? इसीलिए कि नीड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता ही नहीं। होता ही नहीं है सर। इस सेंटेंस को अगर आपको सही करना है तो एक काम कर लो, फटाफट सेंटेंस सही हो जाएगा। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, नहीं समझे? क्या समझे? कि ये जो नीड है ना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का यूज ही नहीं है, देयर का यूज ही नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ऐसे लिख ही नहीं सकते। हेलो, कैसे लिख सकते हैं? तो ये नॉट लगाकर नेगेटिव बनाकर या फिर इंटरोगेटिव बनाकर, ऐसे नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, ये सेंटेंस सही है। या तो नीड वाक्य के शुरू में आएगा, प्रश्न बना देगा, या तो नीड वाक्य में नेगेटिव की तरह यूज होगा, नीड के बाद नॉट होगा। लेकिन आई नीड गो देयर, नीड कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। आई कौन? देखिए इस मुनवा को अपने समझा दिए है कि ये मेन वर्ब है, यहां पर एस लगा है, तो मेन वर्ब अगर है तो टू लगेगा, मॉडल वर्ब नहीं ना है ये। तू ही ना बोला ये एस लगाएगा, तो तुम ही लगाया है, तो तुम नहीं लगाया तो हम लगाए हैं। तुम्ही को पूछे थे ना आई नीड टू प्ले, और आप पूछे कि ही नीड होगा तो क्या होगा, तो तुमने बोला ही नीड्स टू प्ले, सही भी बोला। तो ये दोनों वर्ब, ये वाला और ये वाला, मेरा क्वेश्चन आपसे, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? तो फिर तो टू तो लग रहा है, तो फिर अब क्या दिक्कत हो रहा है? तो तुम बोला गलत है, ये गलत है, ये वाला ये वाला ये वाला क्यों गलत है? अगर मुझे इसको सही करना है, इस नीड को रखना है, तो क्या करेंगे? नोट नहीं लगाना, मुझे मेन वर्ब बनाना है तो हाँ टू लगा दो ना, आई नीड टू गो देयर हो जाएगा ना मेन वर्ब बन के। देखो ना आया, यही वाला यहां कर देंगे ना। बात समझ गया है? वैसे क्या लगाएंगे? अगर आप कहते ना आई नीड टू गो देयर, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ, मॉडल वर्ब नहीं हुआ, इसीलिए सही है। क्यों? नॉट भी नहीं है, क्यों वो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो सही है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर आप नीड को मेन वर्ब की तरह, मतलब हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो टू नहीं होगा। दूसरी बात, इसका यूज अफर्मेटिव में भी नहीं होगा। या तो नीड के बाद आप नॉट लगा दो, या फिर नीड को वाक्य के शुरू में कर दो। Only in these two conditions your need is correct, otherwise it's not going to be correct. हेलो, क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, बैटरी न डाउन हो गया, लेकिन हम लोग तो चार्ज हैं जी। चलिए रूल नंबर कितना लाना था? 4 लिख लिया कि लिखना है जी? लिखा जाए, लिखिए ऑट, OUGHT ऑट। अच्छा इसको बहुत बच्चा आउट पढ़ता है, आउट नहीं है ये, ऑट है, ऑट। हाँ ऑट, OUGHT ऑट, तथा यूज्ड USED ऑट, तथा यूज्ड के बाद इंफिनिटिव विथ टू का
प्रयोग होता है। ought तथा used के बाद इंफिनिटिव with to इंफिनिटिव INFINITIVE इंफिनिटिव with to का प्रयोग होता है। मतलब कि कभी भी अगर ought to और used लगाएंगे तो याद ये रखना है कि आगे में to होता है, यही दो है जो होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। देखिए नीड के पास बार बार टू लगा रहे थे तो मॉडल वर्ब ही नहीं बन रहा था, वो मेन वर्ब बन जा रहा है। क्यों होता ही नहीं हो रहा था। अब ऊपर वाले सेंटेंस देखे ना, आई नीड टू प्ले, वो नीड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे में टू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में टू नहीं रहता। और दूसरा बात कि नीड के बाद नॉट कहां है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप नीड वाक्य के शुरू में कहां है, आप हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम नीड और डेयर को तभी हेल्पिंग वर्ब मानेंगे जब उसके बाद नॉट लगा रहेगा या फिर उस दोनों का प्रयोग वाक्य के शुरू में होकर प्रश्न बनता होगा, तभी। हेलो, बात समझ में आया? एग्जाम्पल लिखिए ऑट और डेयर, नीड का, सॉरी आई मीन डेयर का। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। We ought to help the poor, इसका हिंदी हुआ कि हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम गरीबों की मदद करें। आपने देखा क्या, ought के बाद to लगा? बोलो हां, लगा ना। अब dare के बाद भी लगा लो, एक और सेंटेंस लिख लो जहां dare के बाद to होगा। सॉरी dare नहीं, used लिखे हैं। यूज्ड के बाद लिखिए he used to walk in the morning, he used to walk, he used to walk in the morning। इसका मतलब वह कब टहला करता था भैया? सुबह में। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। अब बताइए, तो एक और रूल लिख दो डेयर का फटाफट। नेक्स्ट रूल, इसी को लास्ट कर देंगे क्या? बोलो हाँ। 47 तो हो ही गया, 9:45 से भी ऊपर चले गए हम। रहने दें, रहने दें, रहने दीजिए। अब आप नहीं ना कंफ्यूज हैं, वो शुरू में न थे, अब तो यहां तक चल के आप तो जवाब दे रहे हैं। आप माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है धीरे धीरे, जब आप विषय वस्तु पे लग जाते हैं तो फोकस हो जाता है। आप उलझे हुए थे, डेली आके यहीं बैठिएगा, अच्छा सीट है, पंखा भी है, अच्छा भी, लड़का भी अच्छा, लफड़ा है पीछे। दोस्त तो दोस्त है, ठीक है, तो दोस्त तो आपके भलाई के काम में आना चाहिए ना, तो वो होना चाहिए। और आपका आपका थोड़ा सा इनका जनाब का, आपका, हाँ, आप निष्पक्ष भाव से आइए ना पढ़ने के लिए। बहुत बुरा लगा कि जब हम इनको टोक रहे थे तो आप दलील दे रहे थे। साबित क्या करना चाहते हैं? यहां पर हम लोग कुछ भी साबित करने के लिए नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिए। आप लोग प्रूव करने लगते हैं ऐसा ऐसा, अरे ऐसा नहीं, ये सब नहीं। काम एक ही काम के लिए आए हैं और कोई काम नहीं है तुम्हारा यहां पर। हमारा बताइए, दूसरा कुछ काम है हम लोगों का? कोई काम नहीं है। अगर इधर उधर हम लोग उलझ जाते हैं तो समझिए गलत है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो चीज नहीं करी। दिलो दिमाग लगा दीजिए इस पे, पढ़ने पे, और सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाइए, थोड़ा सा फ्रेंडली कॉर्डियली रिलेशंस बनाइए, जिसको आप कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं?
हाँ, मतलब हम तुमको समझते हैं, तुम हमको समझते हो, ऐसे दोनों तरफ से। ठीक है, तभी ना कॉपरेट करेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो पढ़ाई बढ़िया से हो, और नहीं करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास ओवर हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार फिर से वर्ब को पढ़कर आइए। अगले क्लास में हम फिर सारे वर्ब्स को लेने वाले हैं, और खास करके हम मॉडल वर्ब्स का डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश 2-4 लाइन बोलना है, तो बिना मॉडल वर्ब का नहीं होगा ही नहीं। इसीलिए मॉडल वर्ब को एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, वैसे भी आप अगर इंग्लिश जानना पढ़ना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब्स को खूब बढ़िया से कर लीजिए। आसान भी है, मजा भी आता है करने में। बताइए ना, बहुत ज्यादा वर्ब कहां है, 10-12 को वर्ब है। कितना कितना समय लगेगा, कितना दिमाग लगेगा इन 12 वर्ब को समझने में? 1 घंटा 2 घंटा का बात नहीं है। चैलेंज है तुम्हारे लिए और हमारे लिए कि कोई भी एक्सरसाइज हमारे पास आया और हम उसको कितना बढ़िया से सीखा। नहीं समझे? अब सवाल 1 घंटा 2 घंटा का नहीं है कि 1 घंटा में हो जाएगा कि 2 घंटा में हो जाएगा। जो जितना छोटा होता है टाइम, उसमें उतना ही ज्यादा लगता है। इसीलिए चैप्टर को उसके टाइप से आप नहीं डिसाइड कीजिए को कितना छोटा कितना बड़ा। दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा? जीएस। बड़े सर, बड़े सर, ब्रेक, पानी पीना है।